तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं विवेक एकेडमी पर। तो साथियों, आज आपकी हम न्यू बुक स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमिक लॉ। ठीक है, इकोनॉमिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेबी की स्थापना की गई थी। तो बताइए कि सेबी की स्थापना कब की गई थी। ये की गई थी हमारी 1992 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेबी एक्ट का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो सेबी एक्ट का पूरा नाम है हमारा प्रतिभूति ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म ऑफ एसबीआई एक्ट है। ठीक है, ओके। आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सेबी एक्ट भारत में लागू माना जाता है। ठीक है, तो सेबी एक्ट भारत में लागू माना जाता है कब से। 30 जनवरी 1992 से भारत में लागू माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेबी एक्ट 1992 में लागू होता है। तो ये हमारा कहाँ लागू होता है। ये लागू होता है हमारे पूरे भारत में, ये हमारा लागू होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा पाँचवा क्या कह रहा है कि सेबी का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, हेड ऑफिस ऑफ हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज़ सिटी क्वाइडेड। ठीक है, तो ये हमारा सेबी का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। तो ये 5 का बी हो जाएगा, मुंबई में आपके। ठीक है, तो आपका सेबी का जो कार्यालय है, प्रधान कार्यालय, ये आपका मुंबई में है। ठीक है, छठा क्या कह रहा है कि सेबी के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या है। तो कितनी है हमारे सेबी के कार्यालय क्षेत्रों की संख्या, 4। ओके, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि सेबी के प्रबंध से संबंधित प्रावधान अधिनियम की धारा में दिया गया है। तो कहाँ दिया गया है, धारा 4 के अंतर्गत ये दिया गया है। ओके, आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे कि सेबी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो सेबी के अध्यक्ष तथा नियुक्ति की जाती है, तो कौन करता है इनकी नियुक्ति। तो ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, हमारी केंद्र सरकार, वो हमारा इनकी अध्यक्षों की नियुक्ति करती है। ठीक है, अब हमारा 9वां क्वेश्चन है कि सेबी के प्रबंधन में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, सेबी के प्रबंधन में कितने सदस्य होते हैं। तो ये आपका 9 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 9 सदस्य होते हैं आपके। ठीक है, और उसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेबी के अध्यक्ष तथा सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित धारा है। ठीक है, सेबी के अध्यक्ष तथा सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित धारा है। तो कौन सी धारा है, ये आपकी धारा 5 है। आपका करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। ओके, और 11वां आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। तो आपसे हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेबी का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखिए तो आपका ये नहीं है, सी, बाजार में स्वतंत्र प्रतियोगिता को सुनिश्चित करना। ठीक है, बाजार में स्वतंत्र प्रतियोगिता को सुनिश्चित करना। ठीक है, हमारा 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेबी का कार्य है। तो ये आपका देखते हैं कौन सा है। देखो, कपट एवं अनुचित व्यापार व्यवहारों की रोकथाम करना, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है कि आंतरिक व्यापार पर रोक लगाना, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि निवेशकों को शिक्षित करना, बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आपसे 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि सेबी की शक्तियों में वृद्धि करने के लिए सेबी अधिनियम में किस वर्ष में संशोधन किया गया था। ठीक है, सेबी की शक्तियों में वृद्धि करने के लिए सेबी अधिनियम में किस वर्ष संशोधन किया गया था। तो 13 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, 2002 में। ओके, अब 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं कि सेबी को वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो दीवानी न्यायालय को प्राप्त होती हैं। यह कथन है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सेबी को वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो दीवानी न्यायालय को प्राप्त होती हैं। ठीक है, और 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि सेबी की शक्तियां तथा कार्य से संबंधित कौन सी धारा है। तो 15 का आपका आंसर है 11। ठीक है, बी, सेक्शन 11, धारा 11। ठीक है, सेबी की शक्ति तथा कार्य 11, धारा 11 के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति सेबी को प्राप्त है। देखो, सूचना प्राप्त करने की शक्ति बिल्कुल सही है, और निरीक्षण की शक्ति बिल्कुल सही है, और प्रतिभूति आदि में व्यापार को स्थापित करने की शक्ति बिल्कुल ठीक है। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। ओके,
आपसे 37वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि सेबी अधिनियम में सेबी द्वारा तलाशी लेने एवं जब्ती की शक्ति से संबंधित धारा है। तो 17 का आंसर आपका हो जाएगा सी, धारा 11C। ठीक है, आपका 17 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि सेबी एक्ट में छलपूर्ण तथा भ्रमपूर्ण चालों, आंतरिक व्यापार तथा प्रतिभूतियों के वास्तविक अर्जन पर नियंत्रण से संबंधित धारा है। तो 18 का सी कौन सा हो जाएगा आपसे, 12 का ए। ठीक है, SCRA की धारा सेबी को स्कंद विनिमय केंद्र को मान्यता देने की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, तो कौन सी शक्ति देती है, धारा 4 के अंतर्गत ये आपको आते हैं। ठीक है, विनिमय केंद्र को मान्यता प्रदान करने की शक्ति देती है। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 20वां क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, सेबी संशोधन अधिनियम 2000 के अंतर्गत सूचना जारी, जानकारी आदि देने में असफल रहने पर दंड हो जाता है। ठीक है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा था, इसमें पहला आपका ऑप्शन है ए, उल्लंघन की कुल अवधि के प्रत्येक दिन हेतु 1 लाख रुपए, बिल्कुल करेक्ट है, और 1 करोड़ रुपए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यदि आप सेबी संशोधन 2001 के अंतर्गत सूचना जानकारी आदि देने में असफल रहते हैं तो ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसमें, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 21वां क्वेश्चन हमारे 21 में कह रहा है कि सेबी एक्ट के अंतर्गत भीतरी व्यापार हेतु जुर्माना हो सकता है। सेबी एक्ट के अंतर्गत भीतरी व्यापार हेतु जुर्माना हो सकता है। तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, ए और बी दोनों हो। ठीक है, जो भी अधिक हो। देखिए 25 करोड़ रुपए, बिल्कुल ठीक है भाई, जुर्माना होगा तो 25 करोड़ रुपए बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन है। ठीक है, भीतरी व्यापार से अर्जित लाभ की राशि का 3 गुना, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फॉर सी हो जाएगा आपके ए और बी। ठीक है, 21 का सी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि सेबी एक्ट के अंतर्गत कपटपूर्ण एवं अनुचित व्यवहारों हेतु दंड संबंधी व्यवस्था है। तो ये बताइए 22 का आंसर भी आपका सी ही होगा, क्योंकि 25 करोड़ या भीतरी व्यापार से अर्जित लाभ की राशि का 3 गुना। ओके, आपसे 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। आपसे 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि सहायक बाजार में सेबी की भूमिका है। सहायक बाजार में सेबी की भूमिका है। तो 23 का आपका देखो क्या आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, स्टॉक विनिमय केंद्र का नेटवर्क तैयार करना, बिल्कुल करेक्ट है। शोधन एवं प्रकाशन, बिल्कुल सही है। अंदरूनी सौदे का नियमन, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ओके, उसके बाद हमारा 24वां क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंपनी को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीत कराने के लिए प्रार्थित पूंजी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए, 10 करोड़। ओके, 25वां देखिए क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। 25वां कह रहा है कि सेबी के अनुसार 2 निर्गमनों के मध्य अंतर होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए अंतर, 12 महीने का अंतर होना चाहिए। सेबी के अनुसार 2 निर्गमनों के मध्य अंतर होना चाहिए, कितना, 12 महीने का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो और आपसे क्या कह रहा है कि कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना के अंतर्गत आरक्षण से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा आपका, बी 10%। ठीक है, ये कह रहा है कि कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना के अंतर्गत आरक्षण कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपका ये कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी 10%। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में और इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम कि प्रतिभूति के निरूपीकरण का अर्थ है। प्रतिभूति के निरूपीकरण का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा इसमें, सी, इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिभूतियों को धारण करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिभूतियों को धारण करना। ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा, सी इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय डिपॉजिटरी की संख्या है। भारत में राष्ट्रीय डिपॉजिटरी की संख्या है, तो कितनी संख्या है आपकी, करेक्ट आंसर ए, 2 इन नंबर। ओके, डीमेट प्रक्रिया में प्रतिभूति प्रमाण पत्र को क्या कर दिया जाता है, बताइए। डीमेट प्रक्रिया में
प्रतिभूति प्रमाण पत्रों को क्या कर दिया जाता है, डिफेक्ट किया जाता है, ठीक है, डिफेक्ट किया जाता है, ठीक है। चौथा देखिए आंसर क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि डीमेट अनिवार्य है, तो डीमेट कहाँ अनिवार्य है, तो डीमेट हमें अनिवार्य है आपका प्रतिभूति व व्यापार के लिए, ठीक है, प्रतिभूति व व्यवहार के लिए, ठीक है, टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज़, ओके। तो 5 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च डीमेट नियमांक है, सर्वोच्च डीमेट नियमांक है, तो कितना हो जाएगा, CDSL आपका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रिमेटेरियलाइजेशन का अर्थ है, तो क्या है इसका अर्थ, आपका प्रतिभूति को पुनः भौतिक रूप में प्राप्त करना, ठीक है। अब आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, डीमेट की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, विक्रेता सुरक्षित है, ये आपके डीमेट की विशेषता नहीं है। सेलर इज सिक्योर्टेड, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दो कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट है। बैड डिलीवरी नहीं, ये भी सही है। तीव्र सेलिमेंट चक्र, ये भी आपका सही है। तो इसमें कौन सा गलत है, आपका विक्रेता सुरक्षित है, ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीमेट प्रक्रिया अपनाने में तेजी का कारण है, डीमेट प्रक्रिया अपनाने में तेजी का कारण है, तो कौन सा कारण है, देखो इसके साथ जुड़े लाभ बिल्कुल सही का ऑप्शन है। प्रतिभूति में व्यवहार बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अनिवार्यता को अनुपालन बिल्कुल ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा इसके अंदर, चौथा इनमें से कोई, सॉरी इनमें से सभी, ठीक है, आपका डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, भारत में निक्षेपागार अधिनियम लागू हुआ, भारत में निक्षेपागार अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ, ये आपका लागू हुआ 20 सितंबर 1995 में आपका ये लागू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, निक्षेपागार अधिनियम 1996 में लागू होता है, निक्षेपागार अधिनियम 1996 में लागू होता है, तो कहाँ, संपूर्ण भारत में ये आपका क्या होता है, लागू होता है, ठीक है। आपसे 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ ग्रहीता स्वामी को निक्षेपागार अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, धारा 2A में परिभाषित किया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है हमारा, निक्षेपागार द्वारा व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र, ठीक है, प्राप्त करने के लिए उसका शुद्ध धन कितने रुपए से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आपका 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, ओके। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निक्षेपागार अधिनियम की कौन सी धारा दंड विधान से संबंधित है, बताइए, तो ये हो जाएगा आपका धारा 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेबी का आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, ठीक है, सेबी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, तो ये इसका ऑप्शन होगा आपका बी, 45 दिन के अंदर आप सेबी के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एसएटी का पूरा नाम है, फुल फॉर्म ऑफ एसएटी, ठीक है, तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसएटी के किसी निर्णय से पीड़ित व्यक्ति कितने दिन के अंदर उच्च न्यायालय को अपील कर सकता है, ठीक है, एसएटी कि किसी निर्णय से पीड़ित व्यक्ति कितने दिन के अंदर उच्च न्यायालय को अपील कर सकता है, ठीक है, तो ये कर सकता 60 दिन के अंदर आप अपील कर सकती हो उच्च न्यायालय में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी के आदेश से पीड़ित व्यक्ति किसके समक्ष अपील कर सकता है, सेबी के आदेश से पीड़ित व्यक्ति किसके समक्ष अपील कर सकता है, तो ठीक है, तो ये कर सकता है आपका सेट SAT के समक्ष अपील कर सकता है, ओके। निक्षेपागार तथा लाभग्रहीता के अधिकारों से संबंधित धारा है, ठीक है, तो कौन सी धारा है आपकी, धारा 10, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, प्रतिभूति के सर्टिफिकेट के समर्पण से संबंधित धारा है, ठीक है, तो कौन सी धारा है आपकी, धारा 6, ठीक है, प्रतिभूति के सर्टिफिकेट के समर्पण से संबंधित धारा है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि लाभग्रहीता स्वामियों के रजिस्ट्रार से संबंधित धारा है, लाभग्रहीता स्वामियों के रजिस्टर से संबंधित धारा है, ठीक है, तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, धारा 11, ठीक है। और आपसे 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि डिपॉजिटरी प्रतिभूति को किस रूप में धारण कर सकता है,
तो ये धारण कर सकता है गैर भौतिक के रूप में, आप इसे, ठीक है, धारण कर सकता है, ठीक है। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है निरूपीकरण का पक्षकार है, निरूपीकरण का पक्षकार है, देखो डिपॉजिटरी भागीदारी बिल्कुल सही है, क्लियरिंग हाउस बिल्कुल करेक्ट है, निर्गमनकर्ता कंपनी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें से आपका डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। निरूपीकरण का पक्षकार है कौन से, ये आपके सभी ऑप्शन है, ये आपके ठीक होंगे, ठीक है। तो आपको अभी तक चैनल आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ओके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।